हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रकर्स के साथ घटी कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों की डिमांड पर आज ट्रकर हॉरर स्टोरीज आई हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं और जिनको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, वो लोग हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना टायरन नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। और अब आगे की घटना मैं आपको टायरन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम टायरन है। मैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी इन 1980 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था। उसका नाम जॉन था। ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद मैं जब थक जाता था तो जॉन और मैं अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते थे और फिर कुछ दूरी तक वो ट्रक चलाता था। ये घटना ब्राज़ीलियन नेशनल हाईवे की है। जब मैं उस रास्ते से गुजरता था तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वो रास्ता अपने आप में ही बहुत भयानक है। वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ है। हाईवे के 20 किलोमीटर का हिस्सा उसी जंगल के अंदर आता है। जब भी किसी ट्रकर को जल्दी अपनी डिलीवरी करनी होती है तो वो लोग वही रास्ता लेकर जाते हैं। दरअसल हाईवे का वो रास्ता एक शॉर्टकट का है, जहाँ से लोग अपनी डिलीवरी पॉइंट पर 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर घटनाएं बहुत ही ज़्यादा अजीब होती हैं, इसलिए उन रास्ते पर कोई जाता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर लूट और चोरी होती है। ट्रकों को रोक के उन्हें लूट लिया जाता है और ट्रक ड्राइवर्स को मार दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ठंडियों का मौसम था। मेरे और जॉन के पास कोई भी डिलीवरी का काम नहीं था, तो हम दोनों उस वक्त अपने ट्रक में ही बैठे हुए थे। हम अपने घर से झूठ बोलकर आए थे कि हमें कहीं जाना है, ताकि हम लोग थोड़ी पार्टी कर सकें। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और जॉन ने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं भी शराब पीने ही वाला था, लेकिन तभी हमें एक मैसेज आया। वो मैसेज हमारी कंपनी से आया था। दरअसल ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ पर उस वक्त हॉस्पिटल में इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचाना था। हम सबसे पहले वहीं वेयरहाउस में पहुँचे, जहाँ पर हमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने थे। उसके बाद वेयरहाउस में हम लोग सारे इक्विपमेंट्स लेके उसी रास्ते से ब्राज़ील के उस कस्बे में जा रहे थे। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम आखिर करें क्या। उस रास्ते से हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। वो पूरा रास्ता करीबन 5 घंटे का था। जॉन बिल्कुल भी ट्रक नहीं चला सकता था, क्योंकि वो हल्के फुल्के नशे में था, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं ट्रक चला रहा था। जॉन काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उसको नींद आ रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद हम लोग हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से हमें शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में ही वो हिस्सा पूरा जंगलों से ढका हुआ था। वहां की रोड्स तो ठीक थी, लेकिन कुछ अंदर जाने के बाद काफ़ी रास्ता कंफ्यूजिंग है। हालांकि मैं उस रास्ते से पहले भी 1-2 बार दिन के वक्त निकल चुका हूँ, तो मुझे रास्ता तो बहुत अच्छे से याद था। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हमें डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, इसलिए हमें उसी रास्ते से जाना पड़ा। जॉन हल्की फुल्की नींद में था। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला। मैंने ये ठान ली थी कि रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए ट्रक बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। मैं लगातार पुलिस वालों से भी बात कर रहा था, क्योंकि वो लोग भी ये जानते हैं कि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, तो मैं उनको अपना प्रॉपर लोकेशन भी बार बार दे रहा था। दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी उसी हाईवे पर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे ये बोला था कि वो मुझसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हाईवे के कुछ ही अंदर जाते वक्त वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। कुछ जगह तो हाईवे खराब भी थे। कुछ पेड़ टूट के रोड पर नीचे गिरे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उस जगह की मेंटेनेंस आखिर क्यों नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे सिर्फ उतनी ही रोड दिखाई दे रही थी जहाँ तक मेरे ट्रक की लाइट जा रही थी। मैं लगातार ट्रक को स्पीड में चला रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे दाईं तरफ एक काली परछाई खड़ी है, जो कि मुझे ट्रक रोकने को बोल रही है। मैं उसके सामने से इतनी तेज़ी में निकल के गया कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आखिर वो कोई औरत था या आदमी। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि साइड में कोई खड़ा है,
जो कि लिफ्ट मांग रहा है। मैं उसको जल्दी की वजह से देख नहीं पाया। मैंने बाद में बैक मिरर में देखने की उससे कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। मैं फिर दोबारा चुपचाप ट्रक को चलाने लगा, क्योंकि मैंने ये ठान रखी थी कि मैं ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। कुछ दूर और आगे चलने के बाद मुझे दाईं तरफ दोबारा एक आदमी खड़ा दिखा, लेकिन उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो पूरा कपड़े के बिना खड़ा था। उस वक्त वहां पर हल्की फुल्की ठंड थी और जंगल के एरिया में ठंड काफी बढ़ जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो वहां पर ऐसे खड़ा क्यों था। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने ट्रक को नहीं रोका और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। मैंने जब बैक मिरर में उसे देखने की दोबारा कोशिश की तो वो मुझे फिर नहीं दिखा। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए वो उठ नहीं रहा था। मैं उस हाईवे के करीबन 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था। मेरे पास वापस जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाऊं। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था जिससे मैं किसी तरह का कॉन्वर्सेशन किसी से भी कर सकता, इसलिए मैंने पहले चुपचाप ट्रक चलाने पर ही ध्यान दिया। कुछ दूर तक इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बाद कि आगे रोड पर जहाँ पर मैं जा रहा था वहाँ पर रोड पर खून गिरा हुआ है और वो खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैंने उस खून को देख के अपनी ट्रक की स्पीड को थोड़ा धीमे कर दिया और मैं रास्ते भर उसी खून को देखते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून की नदी खुली छोड़ दी हो। पूरी रोड खून से भरी हुई थी। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर ये सब हो क्या रहा है। मैं उसी को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरे ट्रक के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले नंगा खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे ट्रक से कुचल गया और वो पूरी तरीके से दब गया। उसके चिल्लाने की आवाज भी मुझे सुनाई दी थी और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपनी ट्रक को रोका और अपने बगल में बैठे जॉन को जगाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और बहुत ज्यादा नशे में था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। हालांकि ट्रक से नीचे उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मेरे पैर उन्हीं खून पर पड़े। वहां पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाने की कोशिश की। जहां पर वो आदमी मेरी ट्रक से कुचला पड़ा था, मेरी ट्रक उससे करीबन 100 मीटर आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे ट्रक को रोकने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। दूर से देखने में तो ये लग रहा था कि वो मर चुका है। मेरी ट्रक उसके पूरे शरीर के ऊपर से चढ़ के निकल चुकी थी और वो मर ही गया था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथों किसी की हत्या हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा था। दूर से देखने में लग रहा था कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं काफी ज्यादा डर रहा था और रोते हुए जॉन को बुला रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नींद में था। मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता मैं उस आदमी को बचा सकूं, इसलिए मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो करीबन मेरी उसकी दूरी 5 मीटर की थी। वो आदमी अचानक से हिलने लगा और उसके जो हाथ पैर मेरे ट्रक के टायर से दबने से टूट गए थे वो दोबारा धीरे अपने आप सीधे होते गए और वो चीज मैंने अपने आंखों से देखी। मेरी आंखों के सामने ही वो आदमी धीरे धीरे अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया और दोबारा वो खड़ा होकर मुझे देख रहा था। कुछ ही सेकंड में वो दोबारा नॉर्मल वैसे ही हो गया जैसे वो मुझे शुरुआत में नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ ढका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो मेरी तरफ चिल्लाते हुए भागा और मैं दोबारा अपने ट्रक की तरफ भागते हुए गया। वो क्या चीज थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रोड पर पड़े हुए खून की वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं किसी तरह भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा। वो आदमी जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ था वो बहुत लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही वो मर के जिंदा हुआ था। मैं जॉन का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए ट्रक के अंदर जा रहा था। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की और वो हल्का सा उठा भी, लेकिन वो फिर से सो गया और मैंने ट्रक को दोबारा भगा दिया। मैं जब बैक मिरर में देख रहा था तो वो आदमी मेरे ट्रक के पीछे पीछे चलते हुए आ रहा था। उस पूरी रोड पर खून फैला हुआ था। मेरे ट्रक के टायर भी खून से सने हुए थे। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद मैंने देखा कि दूसरे साइड से पुलिस की कुछ गाड़ियां आ रही हैं जो कि शायद मेरे लिए ही आई थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत जाके उनके पास गाड़ी को रोका और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा उनसे कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई।
लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ट्रक के टायर्स को दोबारा देखा, वो एकदम नॉर्मल थे। मैं उनको बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना दे रहा हूँ। तभी उन दोनों पुलिस वालों की कार में से एक कार दोबारा उसी जंगल के अंदर गई जिधर से मैं आया था, और वहां से इंफॉर्मेशन आई कि वहां पर सब कुछ ठीक है। रोड पर उन्हें कोई भी खून के दाग या छींटे नहीं मिले, और न ही वो आदमी जिसको मैंने कुचल दिया था। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस चीज़ पर उन्होंने मुझसे ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पर पहुंचा दूँ, और फिर उसके बाद वो मेरी रिपोर्ट लेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। 1 घंटे में मैं हॉस्पिटल पहुंच भी गया और सारे इक्विपमेंट वहां पर दे दिए। उसके बाद कुछ पुलिस वाले दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दोबारा पूछताछ की कि मैं लेट क्यों हो गया था और मेरा कनेक्शन उनसे टूट कैसे गया था। मैंने उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने जॉन से पूछा, लेकिन जॉन तो पूरे रास्ते सो रहा था। उन्होंने फिर जॉन से पूछताछ की तो उनको पता चल गया था कि जॉन ने दारू पी है, और वो लोग मेरी बात पर अब तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले थे। उन्होंने मेरा भी अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन मैंने उस वक्त शराब नहीं पी रखी थी। पुलिस वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने किसी तरीके का कोई और नशा किया हुआ था, इसलिए शायद मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे साथ वो जो कुछ भी हुआ एकदम सच था। उस घटना के बाद कई दिनों तक मैंने ट्रक को हाथ भी नहीं लगाया। जॉन ने मुझसे बहुत बार चलने के लिए बोला, लेकिन मेरे अंदर उस आदमी का डर बहुत बुरी तरीके से बस चुका था। आखिर वो कौन था और वो वहां पर क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये जो अजीब सी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी, ये क्यों दिखाई दे रही थी, इसका भी मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। खैर, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो मेरा वहम था या सच, लेकिन अगर वो सच था तो मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं बच गया, और फिर ऐसी कोई भी घटना दोबारा मेरे साथ मेरे जीवन में नहीं घटी। लेकिन मैं उस रोड पर दोबारा कभी भी फिर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रकर के साथ घटी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये जो दूसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना उत्तराखंड की है। ये घटना जिसके साथ घटी है, उस ट्रक ड्राइवर का नाम मंजीत था। और अब आगे की घटना मैं आपको मंजीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मंजीत है। मैं एक बार उत्तराखंड में एक छोटे से सामान की डिलीवरी करने जा रहा था। मेरा एक बहुत ही छोटा सा ट्रक है, जो कि लोग लोकल सामान और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते हैं। कभी कभी जब मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी सामान नहीं मिलता, तो मैं उसी ट्रक पे सवारियों को भी बैठा लेता हूँ। इससे मेरी इनकम हो जाती है। ऐसी एक बार मैं देहरादून के एक रास्ते पे जा रहा था। वो रास्ता गंगोत्री के लिए जाता था। उस रास्ते में कई बार मुझे सवारियाँ मिल जाती हैं। वैसे तो मैं छोटे मोटे सामान की डिलीवरी कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में मुझे 2 औरतें मिली, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें उत्तरकाशी तक छोड़ दूं। उन दोनों औरतों ने बुर्का पहना हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उत्तरकाशी गंगोत्री जाने के ही रास्ते में ही पड़ता है, और जहाँ पर ये दोनों औरतें मुझे मिली थीं, वहाँ से उत्तरकाशी करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मेरे आगे वाली सीट में जगह नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरे ट्रक की पीछे साइड में बैठ जाए। वहाँ पर थोड़े बहुत सामान भी रखे हुए हैं, तो वो आराम से बैठ जाएं और उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हम कुछ ही घंटे में उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। मैंने उनसे कोई पैसे की भी बात नहीं की थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि आखिर इतनी रात में ये दोनों कर क्या रही हैं। मैं किसी और धुन में था, या शायद उनसे बात करते हुए मैं थोड़ा बहुत सम्मोहित हो गया था। वो दोनों फिर जाके मेरे ट्रक के पीछे वाले ट्रेलर में बैठ गई, और मैं बैक मिरर से उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों ने अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन वो लोग काफ़ी देर से चुपचाप बैठी हुई थी। उन लोगों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, और ये सारी चीज़ मैं बैक मिरर पर देख रहा था। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर 2 औरतें नहीं, 2 मूर्तियाँ हैं, जो कि वहीं पर चुपचाप रखी हुई हैं। करीबन 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं जाके एक छोटी सी गुमटी पर रुका। मुझे सिगरेट पीनी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उन लोगों को भी भूख लग रही होगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कुछ खाएंगी क्या। उन्होंने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे लगा कि शायद उन लोगों को थोड़ा अजीब न लगे, इसलिए मैंने खुद ही चाय पी और सिगरेट पी के दोबारा गाड़ी को चलाने लगा। जब मैं उनसे खाने के लिए पूछ रहा था, तो गुमटी वाला जिससे मैंने चाय और सिगरेट ली थी, वो मुझे देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आखिर भैया तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे बोला कुछ नहीं, और मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ के दोबारा चल दिया। मैंने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है।
वो दोनों औरतें पूरी रास्ते वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। जब मैं उत्तर काशी पहुंच गया तो मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और फिर तुरंत नीचे उतरा और मैंने उन दोनों औरतों से कहा कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन वो लोग अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। उन दोनों औरतों की परछाई मैं अपनी गाड़ी के बैक मिरर से साफ साफ देख सकता था। वो लोग तो हिली भी नहीं। मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात सुन नहीं पाई है या फिर शायद वो लोग सफर में सो गई हों। मैं घूम के अपने ट्रक के ट्रेलर के साइड पे गया और मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर वो दो औरतें थी ही नहीं, वो बस एक नॉर्मल दो परछाइयां थीं जो कि गोल आकार की थीं और मेरी आंखों के सामने वो दोनों परछाइयां गायब हो गईं। मैंने जब ये चीज देखी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कुछ देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो बस एक भयानक सपना है जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक सच था। मैंने फिर इस बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने सारा सामान अनलोड करवाया और करीबन 1 घंटे बाद मैं दोबारा अपने घर के लिए निकल गया जिधर से मैं आया था, क्योंकि अगले दिन मुझे दोबारा एक सामान की डिलीवरी करनी थी। मैं दोबारा रास्ते में जाते हुए उसी गुमटी पर रुका जहाँ पर मैंने रुक के चाय और सिगरेट पी थी। मैंने गुमटी वाले से पूछा, जब मैं पिछली बार यहाँ से निकला था तो तुम्हें मेरी गाड़ी पे दो औरतें बैठी दिखी थी क्या? उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा था कि मैं बार बार पीछे देख के अपने आप किसी से बातें कर रहा हूँ, और जब उस गुमटी वाले ने मुझसे पूछा तो मैं जल्दी में निकल गया। मैंने उसे बताने का मौका तक नहीं दिया कि मैं हवा में बातें कर रहा था। जब गुमटी वाले ने यह बात मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने इसके बारे में उस गुमटी वाले को भी बताया। उसने कहा ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार उन्होंने मुझे बताया कि रात के वक्त उनको दो औरतें लिफ्ट मांगती हुई दिखती हैं। कई बार तो वो दोनों औरतें सफ़ेद साड़ी में होती हैं और कई बार वो लोग बुर्का पहने रहती हैं। वो कौन है और कहाँ आती हैं और कहाँ से जाती हैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज तक उन औरतों ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन उस दिन के बाद ऐसी कोई भी घटना उस रास्ते पे मेरे साथ नहीं घटी। मेरा नाम सुकेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर था। मैं राजस्थान के ही एरिया में ट्रक चलाता था। एक बार मुझे एक छोटे से सामान की डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। उस सामान में ढेर सारे फल फ्रूट और खाने की चीज़ें थीं जो कि एक बाजार में नए बन रही दुकान पर मुझे सप्लाई करनी थी। मैं तुरंत ही उस सामान को लेकर उस दुकान पर निकल गया। ज़्यादा दूरी नहीं थी और मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, तो मैंने तुरंत उस काम को कर लिया। मैंने सारा सामान ट्रक में लोड करवाया और राजस्थान के गांव में जाने वाले हाईवे पर निकल गया। वो हाईवे ज़्यादा सुनसान नहीं था। आमतौर पर भी गाड़ियाँ वहाँ आया जाया करती थीं और ट्रक भी डेली बेसिस पे वहाँ पर निकला करते थे। ये घटना 2002 की है। करीबन आधा रास्ता पार करने के बाद मेरे ट्रक का आगे वाला टायर पंचर हो गया। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरा। उस वक्त मैं अकेला था। आमतौर पर जब भी ट्रक खराब होती है तो बाकी ट्रक ड्राइवर लोग मदद के लिए रुक जाते हैं, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मेरा जान पहचान का ट्रक चलाने वाला एक दोस्त था जो कि किस्मत से ही उधर से गुजर रहा था। उसने मुझे तुरंत देख लिया और उसने मेरे ट्रक के आगे अपनी ट्रक को लगा दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसको बताया कि मेरे ट्रक का आगे वाला टायर पंचर हो गया है। टायर को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन टायर बदलने में कम से कम 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त मैं अकेला था। मेरे दोस्त के साथ उसका हेल्पर भी था। हम तीनों लोगों ने मिलकर ट्रक के टायर को बदला, जिसको बदलने में मुझे करीबन 1 घंटे से ज़्यादा लग गए। ट्रक के टायर को बदलने के बाद मैं दोबारा अपने रास्ते पर निकल गया। जिस गांव के कस्बे में मुझे जाना था वो कस्बा हाईवे से उतर के ही एक कच्ची रोड पर जाता था। मुझे उसी कच्ची रोड पर अपने ट्रक को उतार के उसी कस्बे की तरफ जाना था। वो रोड काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ पत्थर थे। मेरा ट्रक ठीक से वहाँ से जा नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके अपने ट्रक को उधर से ले जा रहा था। लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। इस बार मेरे ट्रक का पीछे वाला टायर भी पंचर हो गया। दरअसल मेरे ट्रक के टायर काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। मैं हाल ही में उन्हें बदलवाने वाला था, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैं उन ट्रक्स के टायर को नहीं बदलवा पाया। उस वक्त उस कच्ची सड़क पर कोई भी नहीं था। काफ़ी दूर दूर तक सब कुछ एकदम वीरान था। मैं उस कच्ची सड़क के बीच में ही खड़ा था। दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा वीरान था। एक तरफ तो ढेर सारे पेड़ थे जो कि छोटे छोटे थे, और दूसरी तरफ एक खाली ज़मीन। देखने में वो एरिया बहुत ज़्यादा अजीब और शांत लग रहा था। खाली ज़मीन के दूसरी तरफ ढेर सारी कब्रें थीं। शायद मैं किसी कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था, या वहाँ पर कोई मरघट था जहाँ पर लाशें जलाई जाती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं चुपचाप वहीं पर ट्रक से उतर के किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था।
क्योंकि मैं अकेले तो टायर नहीं बदल सकता था। मैं करीबन आधे घंटे तक वहीं पर खड़ा रहा। पहले मैंने सोचा कि मैं ट्रक को वहीं पर छोड़ दूं और दूर जाके किसी को मदद के लिए ले आऊं, लेकिन उसमें इतना सामान रखा हुआ था कि मैं उसे छोड़ के जा भी नहीं सकता था। उस वक्त मेरे हाथ में मेरा टॉर्च था और मैं अपने सीट के नीचे अक्सर लोहे की एक रॉड रखता था, जो कि मैंने बाहर निकाल दी थी, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर भी बहुत घूमा करते हैं। क्या पता अगर कोई जानवर मेरे पर हमला कर दे तो मैं उस रॉड से अपना बचाव कर सकता था। मैं करीबन 1 घंटे तक अपने ट्रक के पास ही बैठा हुआ था। मेरे पास कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं था जिससे मैं किसी से भी बात कर सकूं। करीबन 15 मिनट बाद मैंने देखा कि मरघट की तरफ से एक आदमी चलता हुआ मेरे ट्रक की तरफ ही आ रहा है। मैंने उसे दूर से ही देख लिया था, लेकिन मैंने जब टॉर्च से उसको देखने की कोशिश की तो मेरा टॉर्च खुला ही नहीं। मैंने उसको कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक से खराब हो गई थी। अभी कुछ देर पहले टॉर्च एकदम ठीक ठाक चल रही थी। वो आदमी मेरी तरफ ही आ रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी और दूसरे कंधे पर एक पोटली थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। वो मेरी तरफ आ रहा था। शायद उसने मुझे देख लिया था, लेकिन ऐसा ना लगे कि मैं उससे डर रहा हूं, इसलिए मैं खुद उसको अपनी तरफ बुला रहा था। पहले वो मेरी तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे बुलाते हुए वो तुरंत मेरी तरफ अचानक से घुमा और अपने कदमों को मेरी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि पहले उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरे बुलाते ही वो तुरंत मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसकी रफ्तार तुरंत हल्की सी तेज हो गई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा था वो तुरंत मेरे पास आया। वो हल्का सा झुका हुआ था। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा थोड़ा इंसान के तरीके का लग ही नहीं रहा था। एकदम अजीब सा चेहरा था उसका। वो मुझसे बात कर रहा था। उसके मुंह के नीचे की टुड्डी हल्की आगे थी और नाक हल्के से पिचके थे। आंखें नॉर्मल इंसानों से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी। मतलब उसमें और इंसान में फर्क लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसमें बहुत आराम से फर्क महसूस कर सकता था। वो चुपचाप मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उसे बताया कि मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है और मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं इस पंचर टायर को ट्रक से अलग कर सकूं। मैं पहले ही अपने एक्स्ट्रा टायर को यूज कर चुका था, इसलिए अब मैं ट्रक को पीछे सिंगल टायर पर चलाने वाला था, वो भी बहुत धीमे, वरना मेरा ट्रक पलट जाता। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसने अपने सर को हिलाते हुए ट्रक के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने अपने ट्रक से स्टेपनी निकाली और धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से को उठाने लगा। टायर को मैंने जैसे ही अलग किया उसने टायर को पकड़ा। मैं फिर तुरंत ट्रक के नट बोल्ट को टाइट कर रहा था और तभी मैंने देखा कि उस बूढ़े से आदमी ने उस पूरे बड़े से टायर को अपने दोनों हाथ से उठा के साइड में रख दिया, और वो भी बहुत आराम से, जैसे कि वो कोई भारी टायर नहीं, एक नॉर्मल कपड़े का टुकड़ा हो। ये चीज मैंने देख ली थी। जब वो उस टायर को उठा रहा था तो उसके हाथ कुछ देर के लिए लंबे भी हो गए थे, लेकिन मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया। मैंने फिर तुरंत ट्रक के पिछले हिस्से में उस खराब टायर को रखा और वहां से मैंने उसको धन्यवाद बोला। मैं तुरंत ट्रक में बैठने ही जा रहा था तभी उसने बोला कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या, उसे भूख लग रही है। जैसे ही उसने ये बात बोली मैं कुछ देर के लिए एकदम रुक गया। उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी थी, जैसे कि किसी बड़े दानव की होती हो। मैंने उसके चेहरे को ढंग से नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे झूठ भी नहीं बोला। मैं समझ गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं, एक जिन है, वरना इतनी ताकत और किसी में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उस जिन को शायद पता था कि मेरे पास खाने का ढेर सारा सामान था। मैंने उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया और उसने मेरी मदद भी की थी। मैंने तुरंत अपने ट्रक के पीछे का हिस्सा पूरा खोल दिया। मैंने कहा यह सब आपका है, आपको जो खाना है खा लो। मेरा इतने बोलते ही उसने कहा कि अब उसे भूख नहीं है और वो दोबारा उसी तरफ लौट गया जिस तरफ से आया था। उसने मुझे एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उसके सामने ही मैंने अपने ट्रक को बंद किया और चुपचाप चला गया। मैं ट्रक को काफी धीमे स्पीड में चला रहा था क्योंकि मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में बस एक ही टायर लगा था। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं बार बार अपने ट्रक की खिड़की से सर निकाल के पीछे की तरफ भी देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैंने उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया और न ही उसने मुझे मेरी मदद के लिए मना किया। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, मुझे ये चीज पता चल गई थी। मैं अपने जीवन में पहली बार एक जिन से मिला था और उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। ये घटना एकदम सत्य है। जब मैं डिलीवरी करने गया तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया था। मैंने अपने साथ घटी घटना
उन गांव वालों को और जो भी कस्बे वाले थे उनको बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते में अक्सर एक जिन घूमा भी करता है। वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उन गांव वालों ने मुझे और भी कई घटनाएं उस जिन के बारे में भी बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मेरा नाम सिल्वेस्टर है। मैं कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर था। ये बहुत ही अजीब सी घटना थी जो कि मेरे साथ घटी। मैं अक्सर अपनी ट्रक को चलाते वक्त अपने साथ अपने ब्रूनो यानी कि अपने कुत्ते को रखता था। मेरे साथ मेरा कोई भी पार्टनर नहीं था। मैं लोकल एरिया में ही ट्रक चलाता था। मैं करीबन 100 किलोमीटर के अंदर ही अपने ट्रक की सर्विस का काम करता था और कई ढेर सारी डिलीवरियां तो मैं एक दिन में ही निपटा देता था। मेरे साथ ब्रूनो अक्सर रहता था। ऐसे ही एक बार एक वेयर हाउस का कुछ सामान डिलीवर करके मैं अपने घर वापस जा रहा था। ब्रूनो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। उस वेयर हाउस में मैं पहले भी सामान डिलीवर करने जा चुका हूँ, लेकिन इस बार ये घटना जो मेरे साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैं उसी वेयर हाउस के रास्ते से अपने घर के लिए जा रहा था। जिस हाईवे से मैं निकलता हूँ उस हाईवे पर जल्दी कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि उस हाईवे में अक्सर पेड़ गिर जाया करते हैं। मुझे उसी रास्ते से आना जाना पड़ता है, इसलिए मुझे वो चीज़ एकदम नॉर्मल लगती है। ब्रूनो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ गिरा पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने उसके साइड से ट्रक को निकाल लिया क्योंकि वहाँ पर हल्की फुल्की जगह थी और मेरा ट्रक भी इतना बड़ा नहीं था कि मैं उसके साइड से निकाल ना पाऊँ। लेकिन उस पेड़ के निकलने के बाद ब्रूनो लगातार खिड़की के बाहर सर निकाल के पीछे की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे बार बार शांत होने के लिए कह रहा था। वो कुछ देर शांत हो जा रहा था और फिर 1-2 किलोमीटर बाद वो दोबारा पीछे देख के भौंक रहा था और लगातार भौंके ही जा रहा था। वो बार बार सीट पर अपने गोल गोल घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई चीज़ देख ली हो। ऐसी अजीब सी हरकत ब्रूनो ने आज तक नहीं की थी। मैं दोबारा फिर ट्रक चलाते हुए उसकी तरफ देखा और वो परेशानी से पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने ब्रूनो के बैक मिरर से जब पीछे की तरफ देखा तो मुझे साफ साफ दिखा कि मेरे ट्रक के साइड में 4 बच्चे लटके हुए हैं जो कि ब्रूनो की तरफ देख रहे थे और उन चारों बच्चों की आंखें शीशे में चमक रही थीं। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो चारों बच्चे धीरे धीरे ब्रूनो की तरफ आ रहे थे और मैंने अपने ट्रक चलाने की स्पीड को तेज़ किया। वो इंसान के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे और उनकी चमकती हुई आंखें देख के मैं और भी ज़्यादा डर गया था। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि हाईवे पे और भी ट्रक्स चल रही हैं। मैंने तुरंत डर की वजह से अपनी ट्रक को रोक दिया और ब्रूनो लगातार पीछे की तरफ देख के भौंके जा रहा था। ट्रक को रोकने के बाद मैंने तुरंत अपनी तरफ से ब्रूनो को नीचे उतारा और ट्रक से दूर जाके खड़ा हो गया। और जब मैंने दोबारा उसी तरफ जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने और ब्रूनो ने उन बच्चों को चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थे। वो पलक झपकते ही गायब हो गए थे। आज तक अभी भी ऐसी कोई भी चीज़ मेरे साथ उस रास्ते में तो बिल्कुल भी नहीं घटी। अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये मेरा वहम था तो ब्रूनो ने उन्हें कैसे देखा? कोई जानवर कभी भी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता और जानवरों में तो कैपेबिलिटी भी होती है कि वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। ये राज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन ये मेरे लिए अभी भी एक रहस्य है कि आखिर वहां पे वो चीज़ क्या थी। तो दोस्तों ये थी ट्रकर्स के साथ घटी कुछ 4 अजीब घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको घटनाएं कैसी लगी और मैं अगली घटना किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।